रीनेचुरेशन में लिखो, इट इज रीफॉर्म्यूलेशन, रीनेचुरेशन है, इट इज रीफॉर्म्यूलेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जब दो अलग अलग हुए स्ट्रैंड्स में नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोबारा से बनने लगते हैं टेम्परेचर को कम करके। इट इज रीफॉर्मुलेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टू सिंगल डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, और जब दोनों स्ट्रैंड्स दोबारा से रीजॉइन होते हैं तो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एडेनाइन के सामने थाइमिन ही हो और साइटोसिन के सामने ग्वानिन ही हो। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स मेकिंग इट अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अगेन, मेकिंग इट अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अगेन। देखो, इफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, if temperature is reduced too nearly, अगर हम टेम्परेचर को 80 to 90 डिग्री से 60 to 65 डिग्रीज पर ले आए, then separated strands again reunite, separated strands again reunite forming डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो अगर टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर दें तो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स दोबारा से रीयूनाइट होते हैं, और रीनेचुरेशन को वी आल्सो कॉल्ड इज एज एनीलिंग। रीनेचुरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एनीलिंग। अब लिखिए, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए? व्हाट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए? पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब है कि एक हमारा ये स्ट्रैंड है डीएनए का और एक ये स्ट्रैंड है डीएनए का। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है एंड दिस सेकंड स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, और इसके अंदर नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल GAA TTC। अब C के सामने इधर आया G, थाइमीन इज एडेनाइन, इस थाइमीन के सामने इधर एडेनाइन, इस एडेनाइन के सामने थाइमीन, इसके सामने थाइमीन, इस ग्वानिन के सामने साइटोसिन। अब क्लास 12th ये दो सीक्वेंसेस है नाइट्रोजन बेस पेयर्स की। अगर मैं स्ट्रैंड ए को रीड करती हूं फ्रॉम 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर एंड, तो आप क्या रीड करते हो बताइए मुझे, कैसे रीड कर रहे हो? जी आगे बोलो, स्पीक। AATTC। AATTC। और अब ये रहा मेरा स्ट्रैंड बी स्ट्रैंड को भी उसी डायरेक्शन में रीड करो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड से ही रीड करो। इसको भी ऐसे रीड करो, ऐसे 3 to 5। तो भी आप लोग इसको कैसे रीड करोगे? एक ही डायरेक्शन में दोनों ऑपोजिट स्ट्रैंड्स को रीड करो। तो आप सेकंड स्ट्रैंड को, बी स्ट्रैंड को कैसे करोगे? जी, फिर ए, फिर टी और सी। यानी कि अगर आप दोनों स्ट्रैंड्स को एक ही डायरेक्शन में रीड करते हो तो सेम नाइट्रोजन बेस सीक्वेंसेस आ रहे हैं, तो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंसेस सेम आ रहे हैं। तो अब पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या है? पैलिंड्रोमिक वर्ड क्या होता है? पैलिंड्रोमिक वर्ड है जैसे नितिन, इधर से इधर करोगे, इधर से इधर करोगे तो भी NITIN, यहां से उल्टा पढ़ोगे तो भी NITIN। इसी तरह शायद मलयालम वर्ड भी पैलिंड्रोमिक होता है। आपको बताओ, ये माना जाता है कि जितना ज्यादा हमारे डीएनए के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होंगी उतना इसका मतलब होता है कि हम लोग जेनेटिकली उतना स्टेबल नहीं है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बहुत इंफॉर्मेशंस के लिए कोडिंग नहीं करती। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का थोड़ा रिड्यूस्ड रहना बेटर माना जाता है। इसमें लिखो, बोथ स्ट्रैंड्स आर रेड सेम if read in same direction। या तो दोनों स्ट्रैंड्स को 3' to 5' डायरेक्शन में रीड करो, या दोनों स्ट्रैंड्स को 5' to 3' डायरेक्शन में रीड करो, तो हम सेम नाइट्रोजन बेसिस को अपने मुंह से बोलेंगे।
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होती है. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर लो कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंसेस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर लो कॉम्प्लेक्सिटी सीक्वेंसेस. अच्छा, मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग बात है, एक चीज अच्छी है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस में, जैसे ना बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर एक लीनियर डीएनए है और एक बेटा बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए है. ये बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए है, गोल वाला डीएनए है. इस डीएनए में भी ना, बैक्टीरिया के सर्कुलर डीएनए में कई कई जगहों पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं. बैक्टीरिया के सर्कुलर डीएनए में कुछ कुछ जगहों पे ऐसी नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंसेस हैं जो सीधी पढ़ो, एक ही डायरेक्शन में दोनों स्ट्रैंड्स पढ़ो तो सेम रीड आउट होती हैं. तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचानते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. हमारी बॉडी के अंदर, बैक्टीरियाज की बॉडी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में भी होते हैं. ये मैं बायोटेक में आपको स्पेशली एक दिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्लास दूंगी. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो होते हैं जो डीएनए को किसी ना किसी पर्टिकुलर जगह से काटते हैं, तोड़ते हैं. और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस सर्कुलर डीएनए को भी जहां से तोड़ते हैं वो जगहें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं. यानी कि जहां पर डीएनए के स्ट्रैंड में ऐसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आती है बैक्टीरिया के डीएनए में, वहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचानते हैं और डीएनए को उस हिस्से से तोड़ते हैं. और टूटा हुआ डीएनए हमारे ह्यूमंस के बहुत काम का होता है, क्योंकि उस टूटे हुए डीएनए में हम अपनी मर्जी के किसी डीएनए के पीस को इंसर्ट कर देते हैं और वो डीएनए के अंदर हम अपनी मर्जी से कुछ नए जीन्स डाल देते हैं और हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को तो हेल्प लेते हैं कि वो तोड़े डीएनए को, ताकि उस डीएनए की टूटी हुई जगह पे हम नया डीएनए इंसर्ट कर सकें. और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब डीएनए को तोड़ते हैं तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके डीएनए को उस जगह से काटते हैं. तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का एक यूज होता है, these are sites recognized by restriction enzymes in biotech. Restriction enzymes in biotech. Let us now talk about the packing of DNA. अब हमारे पास ये हमारे पास एक डीएनए है, ये डीएनए है और जो डीएनए की लेंथ है वो काफी अच्छी खासी लेंथ है, मीटर्स में है. वो हमारा डीएनए 1.5 मीटर से ज्यादा है, लेकिन 1.5 मीटर एक अच्छी खासी कंसिडरेबल लेंथ होती है बेटा. हम एक प्रॉपर रिबन 1 मीटर का ही बहुत लंबा होता है. अब जो डीएनए है, वो डीएनए हमारे एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पूरा आना चाहिए. यानी कि डीएनए को इतना ज्यादा कॉइल होना चाहिए, इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड होना चाहिए कि वो हमारे छोटे से सेल के छोटे से माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस में वो डीएनए पूरा आ जाए. डीएनए इतना मिनिएचर, इतना डीएनए की लेंथ इतनी नोटिसेबल है कि वो डीएनए हमारे सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पूरा आना चाहिए. यानी कि डीएनए का एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस में पैक होना इज अमेजिंग. अगर हम नेचर समझे तो, अगर कुदरत समझूं, अगर मैं अपने शरीर का नेचर समझूं, अगर मैं ह्यूमन बींग्स के सेल्स का नेचर समझूं, तो ये काम बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है कि एक बड़ी सी लेंथ का डीएनए एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस में पूरा कैसे आता है. सो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट डीएनए पैकिंग. ये हमारा डीएनए है. डीएनए को डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड माना जाता है. मेन होता है डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप्स का होना, और फॉस्फेट ग्रुप्स के अंदर ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं,
और फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज कंसिडर किए जाते हैं। दूसरा, डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स होते हैं और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स भी डीएनए को नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं। अब एक नेगेटिव चार्ज को अगर पैक करना है, नेगेटिव चार्ज की चीज को पैक करना है, तो पॉजिटिव चार्ज की चीज अगर उसको पैक करेगी तो बेहतर होगा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो डीएनए को पैक करने के लिए हमारे सेल्स के अंदर कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स जिन एमिनो एसिड्स के बने होते हैं वो एमिनो एसिड ज्यादातर पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो हमारे पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पैक करने में हेल्प करते हैं। अभी मैं इसमें डिटेल बताऊंगी, लेकिन बेटा ये तो हमारी बात हो गई यूकैरियोटिक सेल्स की। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया के अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से पैक नहीं होता। बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कुछ और फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन लाइक फैक्टर्स होते हैं या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया के डीएनए को कुछ हद तक कॉइल करते हैं, पर उनमें भी पैकिंग उस हद तक टाइट नहीं होती जिस हद तक डीएनए की पैकिंग हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर टाइट होती है। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। अगर मैं एक बैक्टीरिया ले लूं और बैक्टीरिया के डीएनए को उसके आसपास लपेटूं, तो बैक्टीरिया का डीएनए बैक्टीरिया के आसपास 400 टाइम्स राउंड लेगा। लेकिन अगर मैं एक अपना सेल ले लूं, ह्यूमन सेल, और मैं अपने डीएनए को बाहर निकालकर अपने ही सेल के आसपास लपेटूं, तो मेरा डीएनए मेरे सेल के आसपास जब लिपटेगा तो अराउंड 1200 से 1500 टर्न्स लेगा। यानी कि मेरा सेल अगर 1 है तो मेरा डीएनए 1500 यूनिट्स है। यानी कि मेरा डीएनए इतना ज्यादा है मेरे सेल के साइज के हिसाब से, लेकिन फिर भी ये वाला इतना ज्यादा डीएनए मेरे सेल के भी न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है। So don't you think it's something which is shocking and amazing? तो पैकिंग ऑफ डीएनए को अब हम शुरू करते हैं, लेकिन हमारे अंदर यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकिंग हिस्टोन प्रोटीन्स करते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकिंग कुछ प्रोटीन लाइक फैक्टर्स करते हैं या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स करते हैं। लेकिन फिर भी बैक्टीरिया सेल में भी डीएनए की पैकिंग का अच्छा मैकेनिज्म है, और हमारे अंदर तो डीएनए कैसे पैक हुआ है मेरे न्यूक्लियस के अंदर वो तो बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। ओके, अब लिखो डीएनए पैकिंग क्यों होनी चाहिए, डीएनए को मेरे न्यूक्लियस के अंदर पैक इतने अच्छे से होने की क्या जरूरत है। as it helps a large amount of DNA to be packed in microscopic nucleus। एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को पैक रखने के लिए, डीएनए को कंफाइंड रखने के लिए, डीएनए को उसमें समाने के लिए अच्छे से डीएनए पैकिंग के मैकेनिज्म की जरूरत है। फिर लिखो डीएनए पैकिंग is supported by positively charged histone proteins. DNA packing is supported by positively charged histone proteins. अब लिखो DNA has a longer length as compared to cell size। एक सेल में पूरा आने के लिए डीएनए बहुत लंबा है, but a considerable DNA length, लेकिन काफी लंबा डीएनए
हमारे बहुत छोटे न्यूक्लियस में पूरा आ जाता है, बट अ कंसिडरेबल डीएनए लेंथ is compactly arranged in 5 micrometers nucleus. लेकिन बहुत छोटे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पूरा आ जाता है. हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में लिखते हैं. हिस्टोन प्रोटीन्स वो होते हैं जो हमारे डीएनए को पैक करके न्यूक्लियस के अंदर रखे रहने में हेल्प करते हैं. हिस्टोन प्रोटीन्स are largely made of positive amino acids. हिस्टोन प्रोटीन ज्यादातर पॉजिटिव एमिनो एसिड्स के बने होते हैं. हिस्टोन प्रोटीन्स आर लार्जली मेड ऑफ पॉजिटिव एमिनो एसिड्स. मोस्टली ये बने होते हैं एमिनो एसिड्स के लाइसिन के और आर्जिनिन के. ज्यादातर वो एमिनो एसिड्स होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन जो हिस्टोन प्रोटीन्स को पॉजिटिव चार्ज देते हैं. 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बेटा जो आपके डीएनए को आपके न्यूक्लियस में पैक्ड रखते हैं. 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स कीप डीएनए इंटैक्ट. 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए को इंटैक्ट रखते हैं. वो है H1, H2A, H2B, H2 के दो फॉर्म्स हैं, H3, H4. जिनमें से H1 थोड़ा सा डिफरेंटली एक्ट करता है. अभी देखते हैं कैसे. ये 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए पैकिंग में हेल्प करते हैं. These histone proteins interact nicely with negative phosphate groups of DNA. यार अगर हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करके उसको और पैक करने में हेल्प करते हैं. हाँ जी, अब देखो बेटा क्या होता है. 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 molecules of histone proteins. 8 molecules हिस्टोन प्रोटीन्स के ये फॉर्म करते हैं ऑक्टामर. हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स ऑक्टामर फॉर्म करते हैं और इस ऑक्टामर के आसपास डीएनए लिपटना शुरू होता है. अब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म ऑक्टामर. फिर लिखो डीएनए ऑफ सर्टन लेंथ, और कुछ लेंथ का, कुछ लंबाई का डीएनए इस ऑक्टामर के आसपास लिपटना शुरू होता है. डीएनए ऑफ सर्टन लेंथ wraps itself around octamer. डीएनए ऑफ सर्टन लेंथ यानी कि उतना डीएनए, जितने डीएनए में 200 से 250 बेस पेयर्स हैं, उतना डीएनए का साइज, जितने साइज में 200 से 250 नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं, उतना डीएनए एक ऑक्टामर के आसपास लिपटता है, टाइटली लिपटता है. तो डीएनए ऑफ सर्टेन लेंथ, तो हमारे पास एक ऑक्टामर है. ये ऑक्टामर है जिसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और इस ऑक्टामर के आसपास अब डीएनए लिपटता है. और एक ऑक्टामर के आसपास जितना डीएनए लिपटता है उसमें तकरीबन 200 से 250 बेस पेयर्स होते हैं. This structure is called as, लिखो, this structure is called as न्यूक्लियोसोम. इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम. This structure is called as न्यूक्लियोसोम. तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? ये ऑक्टामर और इसके आसपास लिपटा हुआ डीएनए. ये ऑक्टामर जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और इसके आसपास जो लिपटा हुआ डीएनए होता है.
एक न्यूक्लियोसोम होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बनाते हैं ऑक्टामर। और ये वाला जो ऑक्टामर बनता है इसके आसपास डीएनए अपने आप को रैप करता है, उतना डीएनए जितने में 200 to 250 बेस पेयर्स होते हैं। और ये एक न्यूक्लियोसोम, ये बनता है एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम। हर न्यूक्लियोसोम के आसपास डीएनए ने अपने आप को रैप किया होता है, डीएनए लिपटा होता है। अब हमारे पास कुछ H1 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, H1 हिस्टोन प्रोटीन्स, क्योंकि H2, H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन्स ने तो ऑक्टामर बनाया हुआ है, लेकिन जो H1 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो पहले न्यूक्लियोसोम, दूसरे न्यूक्लियोसोम, तीसरे न्यूक्लियोसोम्स को और एक दूसरे के पास पास लाते हैं। और ये वाले जो न्यूक्लियोसोम्स हैं जिनके आसपास डीएनए लिपटा हुआ है, ये न्यूक्लियोसोम्स एक दूसरे से और पास आ जाते हैं और चिपक जाते हैं और ये एक स्ट्रक्चर बनता है सोलिनॉइड। तो अब मैं इस पॉइंट से दोबारा बोल रही हूं, several nucleosomes together give beaded appearance। दूर से अगर माइक्रोस्कोप में अगर तुम देखो ना, तो ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, जब डीएनए अपने आप को पैक करता है तो ये डीएनए, फिर कुछ डीएनए ऑक्टामर के ऊपर, फिर डीएनए, फिर कुछ डीएनए ऑक्टामर पे, फिर डीएनए, फिर कुछ डीएनए ऑक्टामर पे लिपटा हुआ है, तो ये दूर से मोती मोती जैसी अपीयरेंस लगती है। Some nucleosomes together give beaded appearance under microscope, under electron microscope। अब नियरली 6 न्यूक्लियोसोम्स आपस में कॉइल करते हैं, नियरली 6 न्यूक्लियोसोम्स आपस में कॉइल करते हैं और H1 हिस्टोन प्रोटीन की मदद से, और नियरली 6 न्यूक्लियोसोम्स के कॉइल करने से बनता है एक सोलिनॉइड। नियरली 6 nucleosomes coil around with each other. Nearly 6 nucleosomes coil around with each other with help of H1 histone proteins. With help of H1 histone proteins. H1 हिस्टोन प्रोटीन्स को डीएनए लिंकर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में कॉइल करते हैं, आपस में चिपकाते हैं। तो 6 न्यूक्लियोसोम्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 6 न्यूक्लियोसोम्स गुच्छा बनाते जाते हैं। फिर आगे जाकर ये गुच्छे भी और फर्दर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। Nearly 6 nucleosomes coil around each other with help of H1 histone proteins, which are DNA linkers, to form a solenoid. और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है सोलिनॉइड। और जो सोलिनॉइड है उसकी थिकनेस होती है अराउंड 30 नैनोमीटर्स। सोलिनॉइड की थिकनेस होती है 30 नैनोमीटर्स। तो पहले हिस्टोन प्रोटीन ने ऑक्टामर बनाया, ऑक्टामर के आसपास डीएनए लिपटा, फिर ऐसे कई ऑक्टामर्स एक साथ आ गए और उन्होंने सोलिनॉइड बनाया। पैक्टिंग होती जाती है और सोलिनॉइड्स और आपस में टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन बनता है। ठीक है, तो हमने किया था ऑक्टामर बनता है हिस्टोन प्रोटीन से, उस ऑक्टामर के आसपास डीएनए लिपटता है, यह बन जाता है न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से फिर टाइटली पैक्ड होता है डीएनए लिंकर्स या H1 हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जब एक साथ आते हैं तो वो स्ट्रक्चर बनता है सोलिनॉइड। जब बहुत सारे सोलिनॉइड्स एक साथ आते हैं तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। जहां पर क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है वो यू क्रोमेटिन का एरिया होता है, एंड इफ क्रोमेटिन इज टाइटली पैक्ड तो वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। अगर क्रोमेटिन
अगर क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है तो वो यूक्रोमेटिन होता है, अगर क्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होता है तो वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। डीएनए, ये डीएनए पैक हो रहा है इन ऑक्टामर्स के आसपास, ये गोल गोल जो हमें दिखाई दे रहे हैं इन हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर्स के आसपास। ये देखो डीएनए कैसे पैक हो रहा है, जहां पर डीएनए पैक हो रहा है ये पैक हो रहा है, ये राउंड, हाँ ये राउंड पैक हो रहा है, ये डीएनए पैक हो रहा है, ये डीएनए पैक हो रहा है। और डीएनए जब न्यूक्लियोसोम के आसपास पैक हो जाता है तो आप देखो ये H1 हिस्टोन प्रोटीन उस पैकिंग को फिक्स कर देता है, फाइनल कर देता है, डीएनए के स्ट्रिंग की पैकिंग को, डीएनए के स्ट्रैंड की पैकिंग को H1 हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम के आसपास एक फिक्स पैक करके वो कर देता है कि भाई ये फिक्स हो गया। फिर उसके बाद ये न्यूक्लियोसोम्स देखो आपस में और ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो रहे हैं और एक स्ट्रक्चर बन रहा है सोलिनॉइड, जिसकी थिकनेस है 30 नैनोमीटर्स। ये सोलिनॉइड्स और ज्यादा टाइटली कॉम्पैक्टली पैक होते जा रहे हैं और एक दूसरे में कॉइल होते जा रहे हैं, सुपर कॉइल होते जा रहे हैं। और देखो थिकनेस, जो अब थिकनेस है दैट इज, जो इसकी फैलावट है, इसकी जो फैलावट है दैट इज 300 नैनोमीटर्स। अब देखो यहां पर ये वाली और पैकिंग होती जा रही है और पैक होते जा रहे हैं और अब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्रोमेटिन। तो जब हमारा सेल होता है उसके न्यूक्लियस में हमें क्रोमेटिन नजर आता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन। अगर तुम क्रोमेटिन को उधेड़ दो स्वेटर के ऊन की तरह तो क्रोमेटिन बना होता है बहुत सारे सोलिनॉइड्स का। सोलिनॉइड्स को खोल दो तो सोलिनॉइड्स बने होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोसोम के, और न्यूक्लियोसोम में होता है ऑक्टामर जिसके आसपास लिपटा होता है डीएनए, और ऑक्टामर बना होता है 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का। और जब ये सेल डिवाइड होने लगता है, जब ये सेल डिवाइड होने लगता है तो न्यूक्लियस के अंदर का क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर का थ्रेड लाइक क्रोमेटिन, न्यूक्लियस के अंदर का थ्रेड लाइक क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स की शेप लेकर हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, थिक हो जाता है। और क्या बनता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, सेंटर में क्रोमेटिन थ्रेड बनाता है सेंट्रोमियर, और आसपास क्रोमेटिन का फाइबर बनाता है आर्म्स, बाजुएं, जिनको कहते हैं क्रोमेटिड्स। और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाता है तो उससे क्रोमोसोम्स बनते हैं जब सेल डिवाइड होने लगता है। नॉर्मली आपको सेल में क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं देते, कि हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका डीएनए तो क्रोमेटिन में पैक हो गया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसे पैक होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से पैक नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए की पैकिंग वैसी होती है जैसे प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया डीएनए की पैकिंग होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, उसकी पैकिंग होती है, वो पैक होता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स की फॉर्म में, यानी कि न्यूक्लियोइड रीजन बनता है। उसकी पैकिंग हिस्टोन प्रोटीन से नहीं होती। क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन लिखो आज का। हाउ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज पैक्ड? They are not packed as nuclear DNAs. They are not packed as nuclear DNAs. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए न्यूक्लियस के अंदर के डीएनए की तरह पैक नहीं होते। There are no histone proteins. There are no histone proteins for packing mitochondrial DNA.
Mitochondrial DNA is packed into nucleoprotein structures like nucleoids. आप लोग उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया में पढ़ते हो ना, जिस सेंटर रीजन में डीएनए होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं. वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का भी ऑलमोस्ट सेम पैकिंग मैकेनिज्म होता है. और हमारे ह्यूमंस के अंदर जो टोटल माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, उनका जो टोटल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें तकरीबन 16,500 बेस पेयर्स होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में. दैट कोड्स फॉर नियरली 13 प्रोटीन्स. और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए 13 प्रोटीन्स बनाने के लिए कोड करता है और कुछ आरएनएस बनाने के लिए भी कोड करता है.